हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में पढ़ा होगा मैटर के बारे में। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जो जगह लेता है और उसमें कुछ मास होता है, इसको हम लोग मैटर बोलते हैं। आप अपने आसपास जितने भी थिंग्स को देखते हैं सब मैटर्स होता है। एयर हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड, आयरन, वुड, ये सब मैटर कहलाता है। मैटर्स को हिंदी में हम लोग पदार्थ कहते हैं। इंडिया में एक फिलॉसफर थे जिनका नाम था कन्नड़। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी मैटर को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते जाइएगा, इसको आप ब्रेक करते जाइएगा, बार बार ब्रेक करते जाइएगा, जैसे इससे 2 पार्टिकल बना ब्रेक करके, फिर इसको आप फर्दर डिवाइड किए तो फिर इससे 2 पार्टिकल बना, इसको आप डिवाइड करते जाइए, बार बार डिवाइड करते जाइए, लास्ट में इतना छोटा हो जाएगा कि उसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाएगा इस मैटर का, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और कन्नड़ ने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को परमाणु कहा था। इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कन्नड़ ने परमाणु कहा था और बाद में डाल्टन ने इसी को एटम्स कहा। मतलब किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को एटम्स कहा जाता है। देखिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जितना भी मैटर है सब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना है। उस स्मॉल पार्टिकल को या तो एटम्स कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिफरेंस हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप लोग बस इतना जानिए कि दुनिया में जितना भी मैटर है, आपके आसपास जितना भी मैटर है, सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, एटम्स अलग अलग तरह का होता है। जैसे ऑक्सीजन का एटम का शेप साइज अलग होगा, मास अलग होगा। कार्बन के एटम का शेप साइज मास अलग होगा। तो जितना भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स है सब अलग अलग तरह का होता है और सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। जैसे ऑक्सीजन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, कार्बन का कुछ और प्रॉपर्टी होता है। ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ऑल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, 2 मैटर है, एक मान लीजिए कि आयरन है और एक गोल्ड है। तो आयरन के एटम से मिल करके बना हुआ है और गोल्ड के एटम से मिल करके बना हुआ है। तो जितना भी एटम होता है, फर्स्ट लाइन में यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी एटम होता है उसका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। सारे एटम का अलग प्रॉपर्टी होता है। तो आयरन के एटम का अलग प्रॉपर्टी होगा, गोल्ड के एटम का अलग प्रॉपर्टी होगा, जिसके वजह से जो आयरन एटम से मिल करके जो आयरन बना है उसका प्रॉपर्टी गोल्ड से डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि आयरन एंड गोल्ड दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिल करके बना हुआ है, इसीलिए दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। 10 पार्टिकल ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन दी 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच इट इज मेड। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, मैटर मान लीजिए, अगर ये कोई भी मैटर है, इसका प्रॉपर्टी जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कौन से एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। अगर ये ए एटम से मिलकर के बना हुआ है और ये मैटर बी एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो इस मैटर का प्रॉपर्टी ए एटम के अकॉर्डिंग होगा और इस मैटर का प्रॉपर्टी बी एटम और मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिल करके मैटर बनाता है। तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल जो आपस में कॉम्बाइन होता है, ये इसके लिए कुछ लॉ दिया गया है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब डिफरेंट एटम्स या सेम एटम और मॉलिक्यूल किस तरह एक दूसरे से कॉम्बाइन होते हैं। मतलब ए एटम किस तरह से ए एटम से मिलेगा, कॉम्बाइन करेगा, या फिर ए एटम किस तरह से बी एटम के साथ कॉम्बाइन करेगा। इसके रिगार्डिंग में कुछ लॉज है। इसी लॉज को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एंड 3 इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉज हम लोग को अभी तक पता है, जिसमें 2 के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है एंड 3rd के बारे में आपको
हायर स्टडी में पढ़ना होगा, हायर क्लासेस में। तो देखिए, फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ के अकॉर्डिंग मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन ए और बी, अगर मान लीजिए कि केमिकल ये और बी के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इससे एक प्रोडक्ट बना सी, तो इस रिएक्शन में ना तो ये दोनों का कोई मास डिस्ट्रॉय होगा और ना ही यहाँ पे सी प्रोडक्ट में कोई अलग तरह का मास होगा। सी प्रोडक्ट में ए और बी का ही मास होगा, इस पे कोई अलग एक्स्ट्रा मास नहीं आएगा। मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। देखिए, रिएक्टेंट पहले समझिए, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी मिल करके सी प्लस डी बना रहे हैं, ए प्लस बी मिल करके सी प्लस डी बना रहा है। तो ए और बी जो रिएक्ट कर रहा है ना, इसी को रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस सी और डी जो बना इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब होता है जो चीज़ बना है। तो सी और डी इस केस में फॉर्म हुआ है, इसीलिए सी और डी प्रोडक्ट हो गया, और ए एंड बी रिएक्ट कर रहा है इसीलिए ए और बी रिएक्टेंट हो गया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ए और बी का जो मास होगा ना, मान लीजिए ए का मास x है और बी का मास y है, तो सी और डी का, ये दोनों का मास का जो सम होगा सी और डी के मास के सम के बराबर होगा। सी का मास मान लीजिए कि m हुआ और डी का मास n हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल टू m प्लस n हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सारा रिएक्टेंट का मास ऐड कर लीजिए, ये इक्वल हो जाएगा जितना भी प्रोडक्ट बना है उसके मास के बराबर। यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है, सॉलिड बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, या फिर गैस भी बन सकता है, या फिर रिएक्टेंट भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, या फिर लिक्विड भी हो सकता है। और यहाँ पे कितना भी हो, सिर्फ दो रिएक्टेंट को लेकर के ही नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 रिएक्टेंट मिल करके ई प्लस एफ 2 प्रोडक्ट बनाता है। इस केस में भी इस चारों का जो मास होगा, इस चारों का मास का जो सम होगा ई और एफ के मास के सम के बराबर ही होगा। मतलब ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में मास बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। रिएक्टेंट का ओवरऑल मास प्रोडक्ट के ओवरऑल मास के बराबर होता है हर कंडीशन में। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सेम बात बोल रहा है। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट करते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और उससे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक कर जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करके कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता चलता है कि जब आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो इसमें 56 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बनता है एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप लोग को थोड़ा बहुत फार्मूलाज वगैरह के बारे में आइडिया होगा, तो उससे इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, तो कैल्शियम का मास हो गया 40, एक कार्बन है, कार्बन का मास हो गया 12 एंड 3 ऑक्सीजन है, O3 है ना, O3 मतलब 3 ऑक्सीजन, तो एक का मास 16 है तो 3 का मास हो जाएगा 48। इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा। मान लीजिए सारा ग्राम में ले लीजिए, वैसे ये ग्राम में ले लिए तो ये 40 ग्राम कैल्शियम, 12 ग्राम कार्बन एंड 48 ग्राम ऑक्सीजन मिल करके 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है एंड
कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ये देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो प्रोडक्ट का मास क्या होगा, कैल्शियम का मास हो जाएगा 40 प्लस एक ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16, इसको ऐड कीजिएगा तो ये 56 आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास देखिए, कार्बन का मास हो जाएगा 12 और 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 2 जा 32, तो ये हो गया 2 2 4 और 3 और 4, ये हो गया 44 ग्राम। अब आप ये दोनों को ऐड कीजिए, 56 प्लस 44 100 ग्राम हो गया। और यहाँ पे भी देखिए टोटल मास था 100 ग्राम ही। तो इससे प्रूफ होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जो मास होता है प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर होता है। इस फिगर में भी देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस फ्लास्क में एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया गया और टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट डाल दिया गया। देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट है और इस फ्लास्क के अंदर बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। और इसको रिएक्शन से पहले वेट कर लिया गया। देखिए ये दोनों सेपरेट है, सोडियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट दोनों अभी सेपरेट है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं किया, मतलब रिएक्शन से पहले इसका वेट ले लिया गया, ठीक है। एंड बाद में इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर गिरा दिया गया, जिसके वजह से ये सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड एक साथ मिक्स कर गया। जब ये दोनों एक साथ मिक्स कर गया तो रिएक्शन करके ये बना दिया बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए बैरियम क्लोराइड था, सोडियम सल्फेट था, बैरियम क्लोराइड भी देखिए सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में है, एंड सोडियम सल्फेट भी सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में है। जब इसको रिएक्ट करा दिया गया तो यहाँ से बैरियम सल्फेट बन गया एंड सोडियम क्लोराइड बन गया। बैरियम सल्फेट यहाँ पे वाइट सॉलिड बन गया। इस केस में देखिए दोनों सॉल्यूशन ही था, पर जब रिएक्शन किया तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट बना और बैरियम सल्फेट वाइट सॉलिड होता है, इसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब सॉल्यूशन से सॉलिड बन जाना। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट एक सॉलिड बन गया सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट हो गया और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हो गया। और बाद में जब रिएक्शन के बाद जब इसको वेट किया गया तो दोनों का वेट बराबर आया। देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में 20.8 ग्राम बैरियम क्लोराइड लिया गया था, 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट लिया गया था। जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद बैरियम सल्फेट बना 23.3 ग्राम और सोडियम क्लोराइड बना 11.7 ग्राम। तो ये दोनों को ऐड कीजिए तो 35 ग्राम आएगा और ये दोनों को ऐड कीजिए तो भी 35 ग्राम ही आएगा। इसीलिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अ केमिकल compound always consist of the same element combined together in the same proportion by mass। कह रहा है कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट कंसिस्ट करता है और उस एलिमेंट का मास हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये H2O है, H2O वाटर होता है, वाटर में एक हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन के साथ H2O है ना, मतलब H2 एंड O मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन रहता है एंड एक हाइड्रोजन का मास होता है एक एंड एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कहीं पे तो एग्जाम्पल, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे जो कैल्शियम डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ था कैल्शियम CaCO3 था ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, तो दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 और एक ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16। तो इसका रेशियो निकालिएगा, हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन कीजिएगा तो ये 1:8 हो जाएगा, मतलब एक मास हाइड्रोजन के साथ 8 मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आप पानी कहीं से भी लीजिए, आप पानी सी से लीजिए या फिर नल से लीजिए, टैप वाटर लीजिए या फिर रेन वाटर लीजिए, कहीं से भी आप पानी लीजिए, ये हमेशा H2O से ही बना रहेगा और इस H2O में हमेशा
1 मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ 8 मास ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बाइन रहेगा। देखिए, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। एक केमिकल कंपाउंड, वाटर एक केमिकल कंपाउंड है, ये हमेशा सेम एलिमेंट कंसिस्ट करेगा, चाहे आप इसको सी से लीजिए या फिर नल से लीजिए या फिर बारिश से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, इसमें सेम एलिमेंट ही होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, और ये जो कॉम्बाइन रहेगा टुगेदर, ये सेम प्रोपोर्शन में रहेगा बाय मास। इसका मास का जो प्रोपोर्शन, जो रेशियो रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। हमेशा एक हाइड्रोजन के 1 मास के साथ 8 मास ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बाइन करेगा। आप कहीं से भी पानी को ले लीजिए, तो यही ये लॉ बताता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड है ना, ऑब्टेन किया गया है कॉपर से। ये कॉपर से ऑब्टेन किया गया है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर, ये कॉपर और कॉपर ऑक्साइड है ये, मतलब यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन कॉम्बाइन किया होगा तभी कॉपर ऑक्साइड बना, मतलब कॉपर को बर्न किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ये कॉपर ऑक्साइड 1.288 ग्राम फॉर्म हुआ फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर था 1.03 ग्राम। ठीक है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे भी कॉपर ऑक्साइड ही है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखिए कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये है 3.672। कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन, जब इसको रिएक्शन कराया गया तो 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर दिया। वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करना है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करने के लिए करना है, इसका मतलब कि ये दोनों का रेशियो दिखाना है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें जो कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है, इस केस में जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका जो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो है, कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है, दोनों बराबर होगा। मतलब इस केस में कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो इस केस में कॉपर और ऑक्सीजन के मास के रेशियो के बराबर होगा। तो इस केस में कॉपर का मास दिया हुआ है, दोनों का मास का रेशियो निकालना है, तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब ये जो 3.672 है, ये कॉपर ऑक्साइड का मास, ये कॉपर के मास के प्लस ऑक्सीजन के मास के बराबर होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन का मास निकालिए, इससे इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 0.734। ये सेकेंड केस में ऑक्सीजन का मास हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट केस में ऑक्सीजन का मास निकालिए, इससे इसको माइनस करके। तो फर्स्ट केस में ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 0.258, इससे इसको माइनस कीजिएगा तो 0.258 आ जाएगा। अब फर्स्ट केस में रेशियो निकालना है। पूछ क्या रहा है, यहाँ पे बताना है कि कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो इस केस में कॉपर और ऑक्सीजन के मास के रेशियो के बराबर आएगा। तो यहाँ पे कॉपर है 2.938 और ऑक्सीजन है 0.734। ठीक है, ये सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में कॉपर है, यहाँ देखिए 1.03 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.258 ग्राम। तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई हो रहा है। तो इसका रेशियो अगर आप निकालिएगा तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:1, लगभग ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4:1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी
अप्रॉक्स 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 4:1 रेशियो आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये सेकेंड केस में जो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो है ये 4:1 है, और इस केस में भी कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 4:1 ही आया। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही तो बताता है कि कॉपर सल्फेट मतलब आप कंपाउंड या एलिमेंट आप कहीं से भी लीजिए, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से लीजिए या फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट से भी लीजिए या थर्ड एक्सपेरिमेंट से लीजिए, इसमें जो एलिमेंट कॉम्बाइन होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब हर केस में कॉपर और ऑक्सीजन ही कॉम्बाइन करेगा, यहाँ भी कॉपर और ऑक्सीजन ही कॉम्बाइन करके कॉपर सल्फेट बनाया है, और ऐसे में कॉपर और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ भी कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 4:1 है, और यहाँ भी कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 4:1 ही आया। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन एटम के बारे में थियरी दिए थे। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब डाल्टन्स बताए थे कि जितना भी मैटर है सब बहुत छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, और वो पार्टिकल इंडिविजुअल होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसी पार्टिकल को एटम्स कहते हैं। कन्नर ऋषि इसी को परमाणु बोले थे। मैंने आपको बताया था कि कन्नर ऋषि इसको परमाणु बोले थे, और बाद में डाल्टन्स इसी को एटम्स का नाम दिए थे। दिस थियरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो थियरी डाल्टन निकाले थे इसको डिराइव किए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही। जो 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसी से डाल्टन्स इस थियरी को डिराइव किए थे। देखिए पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में क्या कहा। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सेम स्टेटमेंट है, जितना भी मैटर है सब बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, उसी को एटम्स कहते हैं। सेकेंड है एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जब एटम बनेगा ही नहीं किसी रिएक्शन में तो वहाँ पे मास भी नहीं बनेगा, और ना अगर एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी से निकला है कि एटम ना ही कभी बनता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, इसमें एक्स्ट्रा एटम बन गया, तो एक्स्ट्रा एटम अगर बना तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। इसका मतलब मास क्रिएट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड। एटम्स अलग अलग तरह का होता है, और जितना तरह का एटम होगा उतना तरह का एलिमेंट होगा। सारा एलिमेंट अलग अलग तरह के एटम से मिलकर के बना होता है। ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक एलिमेंट का जितना भी एटम होता है वो सारा आइडेंटिकल होता है। जैसे डायमंड एक मान लीजिए कि एलिमेंट है, डायमंड कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, तो इस डायमंड में जितना भी कार्बन होगा सब आइडेंटिकल होगा। मतलब सारा कार्बन एटम का मास सेम होगा, साइज सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो अलग अलग होता है। जैसे डायमंड कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। सपोज कीजिए एक आयरन है, आयरन के एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो आयरन का एलिमेंट और डायमंड का एलिमेंट बिल्कुल अलग। आयरन का एटम और डायमंड का एटम बिल्कुल अलग अलग होगा। दोनों का मास अलग होगा, साइज अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा दोनों का। जैसे आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट डायमंड मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। मतलब दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। एक कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम हमेशा फिक्स होता है, और काइंड ऑफ एटम भी फिक्स होता है। जैसे वाटर है तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, एंड इसका नंबर भी फिक्स रहेगा। 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन रहेगा। कहीं से भी आप वाटर ले लीजिए, यही
सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए हम लोगों ने अभी बात करा था ना कि डाल्टन्स का जो लॉ होता है, दिस थियरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइन इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। देखिए एक केमिकल कॉम्बिनेशन का रिएक्शन जब होता है उसमें अलग अलग तरह का एलिमेंट हमेशा होल नंबर में कॉम्बाइन होता है। ऐसा नहीं होगा कि ए एलिमेंट का आधा एटम कॉम्बाइन कर जाएगा और बी का एक एटम कॉम्बाइन कर जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर ए और बी 1:2 के रेशियो में कॉम्बाइन कर रहा है, मतलब ए जो है एक एटम बी के 2 एटम के साथ कॉम्बाइन कर रहा है, तो हमेशा ए एक एटम जाएगा और बी 2 एटम जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ए का हाफ एटम चला जाएगा और बी का 1 एटम चल जाएगा। इस केस में भी तो रेशियो 1:2 ही हो रहा है ना, लेकिन ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटम्स हमेशा होल नंबर में कॉम्बाइन करता है, फ्रैक्शन में कॉम्बाइन नहीं करता। H2O का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन कॉम्बाइन होगा, मतलब 2:1 का रेशियो रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक हाइड्रोजन दे दीजिए और आधा ऑक्सीजन दे दीजिए, ये कभी कॉम्बाइन नहीं करेगा। यहाँ पे भी रेशियो निकालिएगा तो 2:1 ही रहेगा, बट ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि एटम्स हमेशा होल नंबर में कॉम्बाइन करता है, फ्रैक्शन में नहीं। तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ एक ऑक्सीजन कॉम्बाइन कर सकता है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन का एटम कॉम्बाइन कर सकता है, बट ये फ्रैक्शन में कभी कॉम्बाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कॉम्बाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। देखिए सेम एलिमेंट अलग अलग रेशियो में कॉम्बाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। जैसे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब सिंगल होता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिल करके। अगर आप एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मिला दीजिए, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मिला दीजिए तो ये CO2 बना देगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप ब्रीथ कीजिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर ले जाइएगा सांस के थ्रू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देगा धीरे धीरे, और आप मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल करेगा वो धीरे धीरे सफोकेट करके मर जाएगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, तो दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाएगा। वही कह रहा है कि सेम एलिमेंट अलग अलग रेशियो में कॉम्बाइन करके अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करता है। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए इसके बारे में भी आप लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एग्जाम में पूछेगा ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आप ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। पहला तो एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स डाल्टन्स बताए थे कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। पर अब हम लोग को पता है कि एटम्स खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, मतलब एटम्स भी और डिवाइड हो सकता है। तो ये ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक मतलब कमी होता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कमी क्या क्या है। सेकेंड, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। हम लोगों ने पढ़ा कि एक एलिमेंट का जो एटम्स होता है, सारा एटम आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। जैसे डायमंड का एग्जांपल लिया था कि डायमंड कार्बन से मिल करके बना हुआ है, तो डायमंड में जितना भी कार्बन होगा सबका मास, साइज, प्रॉपर्टी सब सेम होगा। बट अब हम लोग को पता चला है कि सेम एलिमेंट का एटम्स का मास अलग अलग हो सकता है। इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम में पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। और देखिए हम लोग पढ़े थे कि एक जितना भी एटम्स है सबका मास अलग अलग होता है। इसका मतलब कि 2 एटम का मास कभी सेम नहीं हो सकता, बट ये भी हम लोग को पता चला है कि 2 एटम का मास सेम हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूलाज, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये चैप्टर काफ़ी लंबा जाने वाला है,
आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।